नेपाल त्रासदी निश्चित तौर पर एक महान विभीषिका के रूप में नेपाल में सामने आई है और बहुत सारे लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया है। अब ये संख्या सरकार चाहे कुछ भी बताए, जैसा वीडियो, जैसा सोशल मीडिया में और अन्य बातों से लग रहा है तो लगभग 5-10 हज़ार लोगों की मौत अवश्य इस त्रासदी में हुई है। विश्व के कई लोगों ने भी अपने प्रियजनों को खोया है। भारत के भी काफ़ी लोग मानसरोवर यात्रा के लिए निकले थे, उनने भी अपने परिजनों को खोया है। निश्चित तौर पर बहुत एक ऐसी घड़ी है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। नेपाल हमारा पड़ोसी देश रहा है, एक हिंदू राज्य है और हिमालय की तराई में बसा हुआ एक क्षेत्र है और यहाँ पर त्रासदी आती ही रहती है। कभी भूकंप आता है, कभी बाढ़ें आती है, कभी अन्य घटनाएं घटती रहती है। ये एक प्रकार से नेपाल में काफ़ी समय से ये चल रहा है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके पीछे क्या कारण है, उसका एक वैज्ञानिक विश्लेषण करना आवश्यक है। भूवेता, भूगोलवेता इस पर शोध कर रहे होंगे निश्चित तौर पर, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि कुछ घटनाएं जो है एक कोई ऐसी शक्ति जो इस संसार को चला रही है, दैट इज़ आई कैन से सुपर नेचुरल पावर. There is something which is running this world. I can think this is supernatural power. Everyone have to accept this because these are not such a type of incident that we can say these are natural things and it has been happened. This will go on. This is not the thing. This is nearly, I can say, a supernatural one. और ये निश्चित तौर पर ऐसी त्रासदी है जो जिनका बयान नहीं किया जा सकता। अभी पिछले साल हमारे भी उत्तराखंड में हिम आई थी, तो लेकिन वो इतनी नहीं थी। नुकसान तो उसमें भी काफ़ी हुआ, लेकिन इतना नहीं था जितना भयंकर नुकसान नेपाल में हुआ है। कोई ना कोई ऐसी घटनाएं अवश्य होती है जिनके पीछे साइंस भी फेल हो जाती है। अब बताया जा रहा है कि झील बन गई थी, झील टूट गई और वो जो पूरा ग्लेशियर है वो टूट गया। ग्लेशियर टूटने के बाद बाढ़ के रूप में ये पानी आ गया। ये बात सत्य है, लेकिन आज तक नहीं टूटा। आज ही क्यों टूट गया? ऐसी घटना अचानक क्यों हुई? बड़े बड़े देश ऐसी घटनाएं कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन नेपाल में कैसी आई? चीन ने इसकी खबर नेपाल को क्यों नहीं दी, जबकि चीन के क्षेत्र में ये ग्लेशियर फटा, वहाँ से ये बाढ़ आई और नेपाल का इतना जान माल का नुकसान हो गया जो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। निश्चित तौर पर बहुत खतरे की बात है। बहुत ही हम इसको ये मानते हैं कि नेपाल पर एक भयानक त्रासदी आई है। अभी अभी जेनजी का आंदोलन हुआ था, सरकार बदली थी, पालन शाह प्रधानमंत्री बने थे और ये लगता था उस वक्त स्थिति ये थी कि आर्थिक रूप से नेपाल जो है बहुत ख़राब स्थिति में था। अब ऐसी स्थिति में अब हो सकता है चीन क्या चाहता है, चीन पुनः नेपाल में प्रवेश करना चाहता है, जबकि कम्युनिस्टों के लिए नेपाल में दरवाजे बंद किए गए हैं, मुसलमानों के लिए बंद किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति आ रही है कि उनको बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी चीन नेपाल में अपना हस्तक्षेप चाहता है, भारत को घुसने नहीं दे रहा है। पालन शाह भी अभी तो भारत के साथ इतने मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं बना रहे हैं, लेकिन फिर भी चीन का झुकाव निश्चित तौर पर होगा। ऐसे समय में जब 3-4 हज़ार करोड़ का नुकसान, तो मेरा मानना है कि हुआ ही होगा। 3-4 हज़ार करोड़ के नुकसान की भरपाई करना कोई आसान काम नहीं है। तो ये निश्चित तौर पर नेपाल की सोचने की बात है। नेपाल को अब किसका साथ देना चाहिए? भारत ने विभिन्न प्रोजेक्टों में, विभिन्न क्षेत्रों में नेपाल की सहायता की है। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है और मैं समझता हूँ कि नेपाल को भारत के साथ हाथ मिलाना चाहिए। भारत और नेपाल आगे बढ़ के
एक अच्छी मैत्रीपूर्ण संबंध बना करके इस पर्वतीय देश को हम हिमालयन क्षेत्र में जो देश है नेपाल, उसको पुनः भारत ताकतवर बना सकता है। बालन शाह को चाहिए कि वो भारत के साथ अच्छे संबंध बनाएं और देवी देवताओं का जो स्थान है उनको ऊंचा रखें, शुद्ध रखें और आगे बढ़ने के लिए नेपाल को प्रेरित करें। चीन का साथ जो है नेपाल के लिए खतरनाक हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे चैनल यूट्यूब विद देश प्रेम विद प्रदीप को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आगे बढ़ने को प्रेरित कीजिए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को अच्छा बनाने का मैं प्रयास करूँगा। धन्यवाद।